Assalamu alaikum. Okay, in statistics, we did mean and mode. बताइए जो कल क्वेश्चन दिए थे उनमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 कौन कह रहा है? ओके जी, क्वेश्चन 3 बी पार्ट देखते हैं क्या है। बाकी सब क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, मीन मीडियन मॉड फाइंड करना था। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन 3 ट्रिकी है, जरा उसको देख लेते हैं। किन लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं की? सबने की है। वो क्यों? आपने भी नहीं की? और किसने अटेम्प्ट नहीं की? क्यों? कब करेंगे? मई जून के बाद फ्री होके। समर ब्रेक असल में टाइम बहुत होगा ना, वो कहाँ कहाँ यूज करेंगे? नहीं, समर में जब पेपर से दे के फारिग हो जाएंगे, फ्री होंगे, इतना टाइम होगा, फिर वहां उस वक्त सोचेंगे आप क्या करें, तो कुछ बचा के रखें, उस वक्त प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड हाउ मेनी टेलीविजन प्रोग्राम्स दे हैड वॉच्ड ऑन द प्रीवियस डे। द टेबल शोज द रिजल्ट्स। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वॉच्ड 0 1 2 3 and then their number of children. सो ये बेसिकली सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अगर आपको दोनों केसेस में नंबर ऑफ शो, तो वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेसिकली फ्रीक्वेंसी है उसकी। सो जीरो की फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो की फ्रीक्वेंसी 7 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 3 की फ्रीक्वेंसी y है, वो नहीं गिवन। पार्ट ए भी कर लेते हैं। आपने पार्ट बी वैसे पूछा है, लेकिन पार्ट ए भी देखते हैं। पार्ट ए इज if the median is to find the value of y. कंपैरेटिवली पार्ट ए तो इजी है, पार्ट ई तो ज्यादा जरा डिफिकल्ट है, लेकिन पार्ट ए भी देखते हैं। मीडियन क्या होता है हिशाम? मिडिल वैल्यू। और उसने इस क्वेश्चन में पार्ट ए में उसने बता दिया कि मीडियन 2 है। मीडियन 2 का मीनिंग ये है कि ये जो 2 है ये मीडियन है। 2 कितनी दफा आ रहा है? एक दफा आ रहा है। अगर 2 मीडियन है, इसका मतलब 2 इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। 2 इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। 0 7 टाइम्स आ रहा है, 1 3 टाइम्स आ रहा है। सो 2 से पहले मुझे बताइए कितनी वैल्यूज है? 10 वैल्यूज। हिशाम ऐसे ही है ना? 2 वैल्यूज नहीं, 0 एंड 1 नहीं है। 0 इज रिटन 7 टाइम्स, 1 इज रिटन 3 टाइम्स। सो 2 से पहले देर आर 10 वैल्यूज। अगर 2 मीडियन है, अगर 2 मिडन है, मिडल वैल्यू है, सो इसका मतलब 2 के बाद भी कितनी वैल्यूज होंगी? वो भी 10 होंगी। सो अगर 2 से पहले 10 वैल्यूज है, 7 + 3 10, सो 2 के बाद भी 10 वैल्यूज होनी चाहिए।
सो 2 के बाद 10 वैल्यूज का मतलब 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 10. 3 should be written 10 times. So value of y is value of y is 10. So it means y should be 10. जी ये क्लियर है सबको? क्योंकि मीडियन 2 था, अगर मीडियन 2 है तो मिडल में 2 है, तो 2 से पहले और 2 के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज शुड बी इक्वल. So before 2 we have seen that there are 7 plus 3 10 values. So after 2 there should be 10 values. So 3 should be written 10 times. The frequency of 3 should be 10. Y should be 10. Right, Alian? Sir, why won't we write 9 for y? No, 9 नहीं 10 का है. मैंने वो 9 की आवाज आपने सुन ली ऐसे ही. मैंने 10 का है. नहीं सर, हम आजकल इनके हम 9 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पहले ही 1 लिखा हुआ है। देखें, अगर मिडिल में जो वैल्यू होती है उसको तो काउंट नहीं करते ना. फिर आप अगर लिखा हो 3 5 6 11 13, इसमें मीडियन क्या है? 3 5 6 11 और 13 में मीडियन 6 है. तो आप इस 6 को तो काउंट नहीं करेंगे ना. आप देखेंगे 6 से पहले अगर 2 वैल्यूज है तो 6 के बाद भी 2 वैल्यूज होनी चाहिए. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस 2 इज रिटन 1 टाइम. सो 2 से पहले आपने देखा कितनी वैल्यूज हैं? 7 plus 3 is 10. So 2 के बाद भी there should be 10 values. So it means y should be 10. So problem actually is जी हम इसके लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं. ऑलराइट. मेंटली अगर करें तो ज्यादा बेहतर है और समझ जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूला भी अगर यूज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है फॉर्मूले से आपको ज्यादा बेहतर है, आप उसका करें. बी पार्ट देखिए जी. इफ द मीडियन इज 1, if the median is 1, find the greatest possible value of y. यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. अब मीडियन उसने दे दिया 1, कहता है अगर मीडियन 1 हो तो फिर y बताइए, लेकिन y नहीं कह रहा ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y. अब प्रॉब्लम क्यों है इसमें? क्योंकि 1 कितनी दफा लिखा हुआ है? 3 टाइम्स. 1 इज रिटन 3 टाइम्स. अब अगर 1 3 दफा लिखा हुआ है, उनमें से कौन सा 1 मीडियन है ये हमें नहीं पता. ऐसे ही है ना. देखिए अगर आप में 0 तो 3, ये 1 जो लिखा हुआ है 3 टाइम्स लिखा हुआ है. 1 1 1. इनमें से कौन सा 1 मीडियन है ये हमें नहीं बताया उसने. वैसे थोड़ी सी कोई डायरेक्ट कोशिश करे तो बता सकता है कि कौन सा 1 मीडियन होगा, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट पूछता है. वैल्यू ऑफ y ग्रेटेस्ट किससे बनेगी? चले अभी ग्रेटेस्ट की तरफ नहीं करते हम. क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 इज द मीडियन, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज कर दिया. 1 इज द मीडियन, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. तो देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं, हम पहले अज्यूम करते हैं कि दिस 1 इज द मीडियन. साथ साथ समझिएगा इस क्वेश्चन को. अगर ये वाला 1 मीडियन है, आप बताइए इस 1 से पहले कितनी वैल्यूज हैं? 7. इस 1 से पहले 7 वैल्यूज हैं. सो इस 1 के बाद कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? इसके बाद भी 7 होनी चाहिए. अब प्लीज देखिएगा, इस 1 के बाद 7 वैल्यूज होगी. एक ये वैल्यू होगी, एक ये होगी और एक ये होगी. कितनी हो चुकी हैं? 3 वैल्यूज हो चुकी हैं. सो व्हाट शुड बी y? y क्या होना चाहिए? 4. क्योंकि उस 1 के लेफ्ट पे अगर 7 है तो राइट पे भी 7 होनी चाहिए. सो राइट पे 7 करने लगे तो एक ये 1 काउंट की, फिर दूसरा 1 2 और फिर वो 2 इज रिटन 1 टाइम. 3 वैल्यूज ये होगी. सो y शुड बी 4. सो y की एक पॉसिबल वैल्यू आपके पास आ गई 4. अब हम क्या करें? अब हम ऐसा करते हैं कि y की, अब हम कहते हैं दिस इज द मीडियन. सो एक केस में हमने y4 फाइंड कर लिया. अब हम कहते हैं सपोज कि ये मिडिल वाला 1 मीडियन है. अगर ये मिडिल वाला 1 मीडियन है तो बताइए इससे पहले कितनी वैल्यूज हैं? 8. क्या ये बात सबको समझ आ रही है कि इससे पहले 8 वैल्यूज हैं? कौन सी 8 वैल्यूज हैं? एक वैल्यू 7 तो ये है और एक ये वैल्यू है. सो 7 plus 1, देयर आर 8 वैल्यूज बिफोर दिस 1. अगर इस 1 से पहले 8 वैल्यूज हैं तो इस 1 के बाद कितनी होनी चाहिए? वो भी 8 होनी चाहिए. चले, एक होगी ये, एक होगी ये, 2 हो गई. 2 वैल्यूज हो गई. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y?
So these are two values. So y should be 6. So that 6 plus 2 make it 8. So y की वैल्यू क्या हुई? 6. So y की सेकंड पॉसिबल वैल्यू हुई 6. ओके नेक्स्ट, अब हम कहते हैं कि ये लास्ट वाला वन मीडियन है. अगर ये लास्ट वाला वन मीडियन है तो इससे पहले बताइए कितनी वैल्यूज हैं? 2 and 7. Mean this one, these are two values and 7. So total there are 9 values before this one. So after this one there should be 9 values. So after this one there should be 9 values. एक तो ये होगी. So y should be 8. To make it 9, so ये 1 है, y should be 8. So the possible values of y are 4, 6 and 8. So these are the three possible values of y. But here the question was find the greatest possible value of y. So greatest possible value is 8. ये next time हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा. ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y अगर आपको करना है, वैसे तो आप ये मेथड करें जिसका मैंने किया, कंप्लीट पे सारी वैल्यूज फाइंड कर लें और फिर ग्रेटेस्ट भी कर लें, वो भी ठीक है. लेकिन हमें पता चल जाना चाहिए अब कि देखें अगर ये 3 times 1 लिखा हुआ है, सो कौन सा वन हम मीडियन कंसीडर करें कि y ग्रेटेस्ट आए. अगर आप ये वन कंसीडर करेंगे तो इस वन से पहले वैल्यूज ज्यादा आएंगी, तो इसके बाद भी फिर क्या बनी चाहिए? ज्यादा बनेगी, तो y उससे ग्रेटेस्ट आएगा. लेकिन ये बात अगर क्लिक नहीं कर रही, सो फिर आप क्या करें? वन बाय वन सबको ले लें और आप चेक करें किससे आपके पास ग्रेटेस्ट आएगा. लीस्ट कह दिया तो फिर, और y अगर हुआ ही इधर तो फिर रटा नहीं है. इसलिए इस केस में आप कह सकते हैं कि राइट मोस्ट, और अगर लीस्ट y उसने कहा तो फिर लेफ्ट मोस्ट. जी ये क्लियर है? बाकी जो क्वेश्चन मैंने दिए थे वो भी हो गए. ओके जी, फिर आगे चलते हैं हम. फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंफर्म कर सकते हैं, पीछे लिखा नहीं हुआ. 7 का आंसर नहीं लिखा हुआ. आपका 5.63 है क्या आपका आयरा? सर पार्ट बी, पार्ट सी करना था ना सिर्फ. इसका मेरा तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है. देखता हूँ. 7B पार्ट एस्टिमेट करना था नंबर ऑफ पार्सल्स. नहीं, सी या बी? सी सर. सी, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ मीन. देखिए मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन मैं देखता हूँ कि स्टार्ट वैल्यू इसकी हो रही है 0 से और एंड हो रहा है 15. सो इसका मीन मैं वैसे अगर विदाउट एनी कैलकुलेशन गेस करूं तो हो सकता है 7, 6 के अराउंड कहीं पे आए. सो आपका क्या आ रहा है? 0 पॉइंट समथिंग तो मुझे नहीं लगता करेक्ट मेरा है. गलत आ रहा है, मैं देखती हूँ फिर. चलिए सही है, थैंक यू. ओके ओके, किस किसने किया ये क्वेश्चन? 7C पार्ट. क्या है आपका आंसर? 4.7. आपका? आपका भी 5.63. सो लग रहा है 5.63 करेक्ट है. ये बाकी लोग किस प्लानिंग में हैं मुझे बताइए, जो नहीं कर रहे इतने ज्यादा लोग. मिशन 2025. सो फॉर्मूला वही है, सिग्मा एफ एक्स आयरा, और एक्स इसकी मिड वैल्यू होती है. सो आई होप आपने मिड वैल्यू सबकी पहले फाइंड होगी. 0 to 2 की मिड वैल्यू 1, 2 to 4 की मिड वैल्यू 3, और 4 to 6 की मिड वैल्यू 5, 6 to 10 की मिड वैल्यू इज 8, और 10 to 15 की मिड वैल्यू इज 12.5. सो सबसे पहले आपने x फाइंड करना है. सो जब x आ जाए फिर हर x को करस्पॉन्डिंग f फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद अगर गलत है तो फिर कैलकुलेशन किया ही मिस्टेक है, और इसके अलावा नहीं हो सकता. गलत आया या कि हो नहीं रहा? 8D.
जी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और अगर सिर्फ मरियम की तरफ से है इसका मतलब बाकियों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, या शायद कुछ लोगों ने किया हो और वो हो गया हो। डी पार्ट जरा पढ़िए। कैलकुलेट an estimate, not accurately. Calculate an estimate of the number of students who were under 13 years old. अगर आप टेबल देखिए तो टेबल में आपके पास एज दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एज और उनकी अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 8 से 10 के दरमियान है? 7। और 10 से 11 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स हैं? 8। मैं वो क्वेश्चन जो उसने कहा वो मैं करता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज लेस देन और इक्वल टू 11, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? जी सबको ये बात समझ आ रही है 15 वाली? अगर आपसे कहा जाए कि लेस देन 10, लेस देन 10 में तो आपके पास 7 है, लेकिन अगर कहा जाए लेस देन इक्वल टू 11, सो 11 से लेस मीन जिनकी एज 11, 10, 9, 8 सारे काउंट होंगे। तो आपकी अगर पूछा जाए एज लेस देन इक्वल टू 11, तो आप 8 और 7 को ऐड कर देंगे। ओके ये बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज लेस देन और इक्वल टू 12। सो लेस देन और इक्वल टू 12 में, लेस देन इक्वल टू 12 में 11 भी आएगा, 10 भी आएगा, 9 भी आएगा, 8 सब आ जाएंगे। सो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, 8 और 7 सब क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ओके अब जरा क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द, मैं आगे थोड़ा सा टेबल और शो करता हूं, आप जिससे पूछा जाए वो बोलेंगे find the number of students whose age is less than equal to 14. Find the number of students whose age is less than equal to 14. एक मिनट, नंबर नहीं शो हो रहा, अभी आ रहा है। ये क्या हो रहा है? जी बताइए। लेस देन इक्वल टू 16 का मतलब ये है कि आपने ये सब नंबर्स ऐड करने थे, ऐसे ही है। मैंने 14 बोला था, सॉरी सॉरी 14, गलती भी नहीं छोड़ते यार। 10 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 आपने सबको ऐड कर लिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और ट्रिकी होने वाला है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज लेस देन 13। मुझे आप लगता है सो अब क्या करना होगा? अब एस्टिमेट करना होगा, अब एक्यूरेट नहीं बता सकते आप। मुझे ये बताइए कि आपको ये पता है कि इस एज ग्रुप में 12 से 14 के ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। आपको उनमें से उन 10 स्टूडेंट्स की एग्जैक्ट एज पता है कि किसकी 12 है, किसकी 12.5 है, किसकी 13 है, किसकी 13.5 है, किसकी 14 है? वो हमें नहीं पता। हो सकता है 10 के 10 स्टूडेंट की एज हो 13.5, ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि सबकी एज मीन 12.5 ईयर हो। लेकिन अगर मैं कहूँ एस्टिमेट करें, अगर मैं आपको कहूँ एस्टिमेट करें और बताएं कि 12 से लेकर एज 12 से लेकर 13 ईयर्स तक कितने स्टूडेंट, 12 से 13, सो आप क्या करेंगे? 12 से 14, 12 से 14 2 इयर्स का गैप है। सो 12 से 13 आप उस गैप को हाफ कर दें, अगर मीन यही आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ऐसे कर लें 12 टू 13 अलग ग्रुप बनाएं और फिर 13 टू 14। अगर सिर्फ एस्टिमेट करने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कि टोटल 10 है, सो 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ। ये एस्टिमेशन होगी, ये एक्यूरेसी नहीं है, ये एस्टिमेटेड होगा। सो एज ग्रुप 12 टू 13 इयर्स में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 5। और मैंने आपसे पूछा था कि लेस देन 13, सो लेस देन 13 मीन आपने यहाँ पे कितने कंप्लीट 10 नहीं काउंट करने, कितने काउंट करेंगे हम इस ग्रुप में? इसमें 5 काउंट करेंगे और 5 से प्रीवियस सब ऐड कर लेंगे। सो 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 26। सो आप आंसर लिख देंगे, राइट। इसी तरह कोई और इसमें देखते हैं। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, क्या हमने उसको 5 क्यों लिया था?
जी, क्योंकि हमने एस्टिमेट किया, कंप्लीट ग्रुप है 12 से 14 का, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। सो हमने देखा कि 12 से 13 और 13 टू 14, उसको 2 इक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर लें, सो टोटल स्टूडेंट्स 10 इक्वली डिवाइड कर लेंगे हम 5 और 5। याद रखिए ये एस्टिमेशन है, हमें जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि 5 इधर और 5, ये एस्टिमेशन है। तो एस्टिमेट आप कर सकते हैं, बट एक्यूरेटली आप नहीं बता सकते। आप बताइए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज एज इज मोर देन 16? ठीक हो गया। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज मोर देन 18। थ्री वाले दोबारा सोचें। यस, 2 1। ओके, और कम कर, ज्यादा डीप चले गए। ओके, 16 टू 19 1.5। क्वेश्चन देखा जाए तो इम्पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है। उसकी रीजन समझ, 2 तो खैर गलत हो सकता है। इम्पॉसिबल सिनेरियो ये बन रहा है कि आप अगर 16 टू 19 को अगर हम डिवाइड करें, 16 को कितने पोर्शन में डिवाइड करूं? 16 टू 17 एक पोर्शन अगर बना दें, 17 टू 18 अगर दूसरा पोर्शन बना दें, सो 18 टू 19 नहीं एग्जैक्टली बन रहा है यार। सो हम 16 टू 19 इसको हम 3 इंटरवल्स में, 3 इक्वल इंटरवल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 जो हैं उनको भी 3 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करें। सो ईच इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? 2 2 एंड 2, टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने 6 टू 19 3 इक्वल इंटरवल्स बनाए हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी 3 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करें। टोटल 6 थे, उनको 2 2 2 में हमने डिवाइड कर दिया। सो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose age is more than 18 they are 2, और number of students whose age is more than 17 they are 4, more than 16 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है they are 6। सो ये एस्टिमेशन है, ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। आपसे इसीलिए ये जो क्वेश्चन आपने मरियम पूछा उसमें उससे साथ लिखा होगा अप्रोक्सीमेट करें या एस्टिमेट करें, लिखा हुआ है कैलकुलेट एंड एस्टिमेट। सो एस्टिमेशन आप इसमें कर रहे हैं, एक्यूरेट आप इसमें नहीं बता सकते। जी, क्लियर है सबको? और कोई प्रॉब्लम? ओके, स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स में हम सबसे पहले डायग्राम स्टार्ट करने लगे हैं बार चार्ट, जो कि आप क्लास 5 6 से करते आ रहे हैं। बार चार्ट तो जिन्होंने की हुई है उनसे पूछते, उनसे कौन सा आती है। तो आज इसीलिए हम करने लगे बार चार्ट। जी, बार चार्ट या आप अगर 3 4 क्लास से वैसे ये चीजें स्टार्ट कर देते हैं, वो पिक्टोग्राम वगैरह, पिक्चर्स वगैरह बनी होती थी, एक डायग्राम्स। सो अभी हम जितनी भी डायग्राम्स करेंगे स्टैटिस्टिकल डायग्राम, उसमें हम पर्पस क्या होगा कि डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन को, स्टैटिस्टिकल डाटा को डिफरेंट डायग्राम में शो करना। सो उनमें से एक डायग्राम है बार चार्ट। सो मैं एक कोई बार चार्ट यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि बार चार्ट्स किस तरह की होती है, फिर कोई क्वेश्चन भी करेंगे। मीन बार चार्ट की कुछ शेप इस तरीके से होती है कि उसमें डिफरेंट बार्स बने होते हैं, एक ही होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शायद आप कह रहे हैं, वो हिस्टोग्राम, वो बार चार्ट होती नहीं है। कुछ ऐसी डायग्राम हमने देखी है इससे पहले जिसमें ये रेक्टेंगुलर बार्स बने हुए हैं। अब ये बार्स, ये इसको ही बार चार्ट कहते हैं, ये बार ग्राफ कहते हैं या बार चार्ट कहते हैं। आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू लेबल होगी, वो ये शो करेगी कि वो किस चीज की फ्रीक्वेंसी वगैरह। हमेशा वैसे नॉर्मली वाई एक्सिस पे क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होगी। वाई एक्सिस इज फ्रीक्वेंसी।
अब x पे हमें नहीं पता कि क्या है वो, एज हो सकती है, लेंथ हो सकती है, नंबर ऑफ टॉसेस हो सकती है, मीन कुछ भी हो सकता है। मीन अगर हम कहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन 2018, 2019, 2020, 2021, ये इन 4 इयर्स का रिकॉर्ड है कि आपको अगर कहा जाए कि उस किसी एक स्पेसिफिक स्कूल में इस ईयर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। हो सकता है वाई एक्सिस पे एक स्केल हो जिसमें शो हो रहा हो 100 का स्केल, 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। सो आप इस बार चार्ट को रीड करके बता सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक स्कूल में 2018 में कितने स्टूडेंट्स थे, 400। ये एक्यूरेट बना होगा जब आपको रीड करने के लिए कहेगा, ग्राफ पे बना होगा। सो 2019 में अगर आपको लगा कि वो एग्जैक्टली 600 है, अगर ग्राफ पे एक्यूरेटली पता चला कि 600 से थोड़ा सा कम है और वो कितना कम है 580 है, वो भी आप बता सकते हैं। सो ये एक बार ग्राफ बना हुआ है। सो ये क्या शो कर रहा है, ये बार ग्राफ, ये एक स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक ईयर में। बार चार्ट में हमेशा क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं, इन रेक्टेंगल्स के दरमियान हमेशा गैप होगा। आप देखिए ये जो 2 रेक्टेंगल्स हैं इनके दरमियान यहाँ पे गैप आ रहा है। हम कल एक डायग्राम जो करेंगे उसमें गैप नहीं होगा, वो बार चार्ट नहीं होगा, उसको हम हिस्टोग्राम कहेंगे। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं दैट इज द सिंपली बार चार्ट। और बार चार्ट में मेरा ख्याल है कि कोई इशू नहीं होना चाहिए ड्रॉ करने में। कोई एक क्वेश्चन में पास पेपर का बार चार्ट ड्रॉ करता हूं जिससे हमें पता चल जाएगा। कोई बार चार्ट से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन आपका है तो बताइए। ओके, उसी वर्कशीट में कोई एक क्वेश्चन लेते हैं बार चार्ट का। वैसे बार चार्ट आप बहुत कम आता है क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। अगर आ जाए तो मजे होंगे उन लोगों के लिए जिनको ड्रॉ करना आता हो। दूसरे राइट लेफ्ट देखेंगे और क्या करें। जी ये क्वेश्चन देखिए, द नंबर्स ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन 20 फुटबॉल मैचेस वर दीज। 20 फुटबॉल मैचेस में जो स्कोर हुए हैं, फर्स्ट मैच में कितने स्कोर हुआ, 5, सेकंड में 0, देन 5 4 1 0 5 5 1 3 4। सो ये एक डाटा गिवन है आपको। ए पार्ट में कहते हैं कंप्लीट करें टेबल। टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर ऑफ गोल 0 और उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। 0 कितने हैं जरा काउंट करें। अगर काउंटिंग में 3 और 4 है तो फिर तो 2026 इतना दूर ना जाए यार। तो 4 number of students here, 0, sorry not number of students, 0 की frequency is 4, 1 की frequency 2, 2 की frequency 2 है, एक दफा आ रहा है। 3 की frequency 2, 4 की frequency and 5 की frequency 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसा करें, इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें, चेक करें कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। कैसे चेकिंग होगी, टोटल क्या आना चाहिए 20, क्योंकि टोटल उसने बताया था ना 20 मैचेस हैं, 21 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। 4 देख लेते हैं उसने क्या कहा था। और यार ये मैचेस, नंबर ऑफ गोल्स 4 + 2, 4 + 2 इज 6, 6 + 1 7 + 3 10। सो इसका मतलब 21 बन रहा है। सो ये 21 मैचेस बन रहे हैं यार। क्या ज्यादा लिखा है, नंबर ऑफ गोल्स 20 बनना चाहिए। 3 मैंने 2 ज्यादा लिख दिया, 3 2 टाइम्स है।
जी ये नंबर ऑफ गोल्स दिए हैं, आई नो। 0 कितने मैचेस में हुआ है गोल? 4 मैचेस में, तो ये 4 मैचेस लिखे हुए हैं ना ये फ्रीक्वेंसी। तो ये हम मैचेस को ऐड करें, जो भी आपने से बता रहा था। तो दीज आर द मैचेस। तो ये देखें, मिस्टेक चेक करने का, आप आपने फ्रीक्वेंसी नोट की, ऐसी मिस्टेक हो सकती है, मीन आपने काउंटिंग में कोई गड़बड़ कर दी, तो आप ये मेथड है चेक करने का, टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड करें। जी सेकंड पार्ट में कहता है कि यूजिंग द एक्सेस इन द आंसर स्पेस रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज बार चार्ट। जी अब ये एक्स, नीचे एक एक्सिस बना हुआ है, उस पर हमने ये बार चार्ट शो करना है। आलियान ये नंबर नोट करें इसी ऑर्डर में, 4212 421238। ओके, सो यहाँ पे नीचे मैंने इसको ड्रॉ करना है, शो हो रहा है ना भाई? सो इसी के साथ मैं एक दफा फ्रीक्वेंसी दोबारा लिख लेता हूँ, इट इज 421238। ओके, अब ये जो टेबल गिवन है, इस टेबल को मैंने नीचे शो करना है इस डायग्राम में, जिस डायग्राम को वो कह रहा है कि एक बार चार्ट है, इसका बार चार्ट हमने ड्रॉ करना है। सो लेट्स सी कि इसका बार चार्ट कैसे बनेगा। बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए पहले आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लेबल होने चाहिए। उसने एक एक्सिस लेबल कर दिया, कौन सा? वाई एक्सिस, फ्रीक्वेंसी एक्सिस लेबल कर दिया है। हमने लेबल करना है नंबर ऑफ गोल्स। जी लुक हियर, इधर इधर इधर, हमने एक्स एक्सिस लेबल करना है। एक्स एक्सिस पे क्या लेबल करना है हमने? नंबर ऑफ गोल्स। अच्छी बात हुई है, उसने बता दिया कि नंबर ऑफ गोल्स ही लेबल करने हैं। सो नंबर ऑफ गोल्स 0 से लेकर 5 तक हैं। जी लेबलिंग ही सिर्फ एक करनी है। बताइए लेबलिंग कैसे करें? आपको बार्स ड्रॉ करने हैं। अगर लेबलिंग करें, हम देखते हैं स्पेसिस कितनी है हमारे पास। हमारे पास अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, काफी स्पेसिस है हमारे पास। हमने एक स्पेस पे रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है और दूसरी स्पेस को हम लीव कर देंगे, क्योंकि ये बार चार्ट ड्रॉ करना है। सो बार चार्ट के लिए जो रेक्टेंगल्स होंगे उनके दरमियान गैप होना चाहिए। सो अब सबसे पहले मैं 0 देखिए लेबल करने लगा हूं, यहाँ पे मैंने 0 लेबल कर दिया इधर। मीन ये मैंने देखिए 2 रेक्टेंगल्स के जो लाइंस है उनके दरमियान में लेबल किया, ताकि मैं यहाँ पे इसके लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकूं। इधर इधर मैं इसके 0 के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। समझ रहे हैं? मैं भी रेक्टेंगल ये रेज करूंगा, ये जो मैंने ड्रॉ किया हल्की सी, यही इसके ऊपर बता रहा हूँ कि इसके ऊपर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। ओके नेक्स्ट, फिर आप क्या करें, एक रेक्टेंगल का गैप छोड़ दें और फिर क्या लेबल करें, 1, फिर गैप, फिर 2, फिर गैप, देन 3, फिर गैप, 4, फिर गैप एंड देन 5। सो 0 1 2 3 4 5 इन सब की अब फ्रीक्वेंसीज हमें पता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर 0? 0 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसका मतलब 0 के अगेंस्ट रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 4। ओके नेक्स्ट इज 1 के लिए फ्रीक्वेंसी हमने क्या ड्रॉ करनी है, 2। सो उसकी हाइट होनी चाहिए 2 तक। देन नेक्स्ट 2 के लिए इट्स हाइट इज 1। थ्री के लिए हाइट इज 2। 4 के लिए हाइट इज 3। हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज 3। एंड लास्ट 5 के लिए हाइट ऑफ रेक्टेंगल शुड बी 8। सर सो आपने दिस नंबर ऑफ इज, सर आपने नंबर ऑफ गोल्स यूनिट के लाइक बॉक्स के बीच में क्यों लिखा हुआ है? अगर साइड पे लिखते किसी एक साइड पे तो फिर कंफ्यूजन होती। मैं वैसे भी बात करता हूँ 6 के लिए अगर लिखना पड़ता। जी ईमानी सिंह की हमने नंबर ऑफ गोल्स को हमने मिडल में, उस बॉक्स के मिडल में क्यों लिखा है? अगर देखें मैं यहाँ पे आगे 6 लेबल कर दूं,
यहाँ पे मैं 6 लेबल कर दूं। मैंने आप मिडल में नहीं ज्वाइन किया, मैंने इस एक लाइन पे ड्रॉ किया है। अगर मैं इस लाइन के नीचे 6 लेबल करूं, तो जब मैं 6 के लिए हाइट ड्रॉ करूंगा तो कंफ्यूजन होगी। क्या कंफ्यूजन होगी? कि रेक्टेंगल इस 6 के राइट पे जो बन रही है उधर ड्रॉ करनी है या लेफ्ट पे ड्रॉ करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं ये लेबल ना करता तो फिर आपके माइंड में आप 6 के लिए आप क्या करते? आप हो सकता है इधर ड्रॉ करते, इधर ड्रॉ करते, एक ऑप्शन ये थी, और दूसरी ऑप्शन क्या आप इधर ड्रॉ कर देते। मीन आप कंफ्यूज होते कि 6 के लिए रेक्टेंगल लेफ्ट पे होनी चाहिए राइट पे, क्योंकि 6 तो आपका मिडिल में आ रहा है। सो जब अगर आप 6 उस बॉक्स के मिडिल में लिख देंगे, इसका मतलब उस बॉक्स के अराउंड के अबव जो रेक्टेंगल बनेगी वही आपकी होगी। ईमान, आई होप ये क्वेश्चन आपको आंसर मिल गया इसका। आगे हम यस क्वेश्चंस सर। करेंगे जिसमें हम मिडिल में नहीं ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक गिवन होगी रेंज। मीन आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेबल करना होगा, वो रेंज होगी 0 to 5। उसमें लाइंस के नीचे हम ड्रॉ किया करेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। जब इसमें एक नंबर ही था, एक ही नंबर था, तो उस नंबर के लिए जो रेक्टेंगल बनानी थी, उस रेक्टेंगल के नीचे बिल्कुल मिडिल में नंबर आपने शो करना है। जी क्लियर है? हिस्टोग्राम आज ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज हम पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस करने में टाइम लग गया। प्लीज जिन लोगों ने वर्कशीट के जो क्वेश्चंस अभी तक नहीं किए वो प्रीवियस अटेम्प्ट करें, और कल हम इंशाल्लाह हिस्टोग्राम करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।